तो दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार फैक्टम के इस विशेष एपिसोड में, जिसे हम पॉडकास्ट के नाम से पुकारते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी आप कई हस्तियों को पॉडकास्ट के दौरान फैक्टम पर देख चुके हैं, और उसी फहरिस्त में आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हाजी शरीफुद्दीन पाशा साहब। तो दोस्तों बने रहेंगे आप इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशनल बातें लेकर के आई है साथ सामने आपके, क्योंकि इसमें हम उन हस्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जो ज़मीनी स्तर से शुरू होते हैं और आसमान तक जाते हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग और बड़ा किया होता है। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि हाजी बाबू शरीफुद्दीन साहब ने कैसे ग्रामीण परिवेश से आकर के अपने आप को बदला, और कैसे ITM ग्रुप के नाम से पूरी एक एजुकेशनल हब क्रिएट की, जबकि वो बहुत ही ग्रामीण अंचल में रहते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें उस समय नहीं होती थी। और उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने इन सब चीज़ों को परिवर्तित किया, कैसे अपनी ग्राउंड को बदला, कैसे देहाती क्षेत्र से आकर के देहात को बदला। और कुंदरकी जो एक कस्बा है ज़िला मुरादाबाद में, बिलारी तहसील में ये पड़ता है, कुंदरकी में आकर के कैसे उन्होंने एजुकेशन की इतनी बड़ी हब बनाई, जिसमें इंटर कॉलेज है, स्कूल है और ग्रेजुएशन कॉलेजेस हैं, उसमें BA BSc और भी कई तरह की पढ़ाई होती है, शूटिंग रेंजेस हैं, उसमें पूरा एक ITM है, एक एजुकेशन का पूरा एक हब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। बाबू शरीफुद्दीन पाशा साहब, आपका स्वागत है फैक्टम पर। सबसे पहले शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं आपके फैक्टम के दर्शकों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, सब आदाब अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप गांव में रहने वाले एक आम व्यक्ति रहे हैं शुरू से, अभी भी आप बहुत बड़े शहर में नहीं रहते, एक छोटा सा कस्बा है कुंदरकी। आप ये सब कैसे संभव हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक देहात का एक लड़का जो उस समय नौजवान रहा होगा, और कैसे उसने ये सोचा कि उसे एजुकेशन के सेक्टर में काम करना है और लोगों को तालीम देनी है? क्या आपके घर में ये सब सिलसिला चलता रहा? ये कहानी हम लोग जानना चाहते हैं बाबू शरीफुद्दीन पाशा से, कि कैसे अपनी एजुकेशन लेने के चलते हुए उसने हजारों बच्चों को एजुकेशन देने का हब क्रिएट किया देहात क्षेत्र। दरअसल जिस दौर में हम गुजरे, वो दौर तालीम के मामले में कुंदरकी इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। हम लोगों की पढ़ाई यहाँ आसपास कोई न इंटर कॉलेज था, सिर्फ कुंदरकी में जूनियर हाई स्कूल था, और बहुत दूर के बच्चे सब यहीं कुंदरकी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने आते थे। तो उस दौर में हमने भी 8वां क्लास यहीं से पास किया कुंदरकी से। ये कौन से सन की बात? ये सन 65-66 की बात है। अच्छा, 65-66 में हमने हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल यहाँ से तालीम पाई। उसके बाद मुरादाबाद की तरफ रुख किया, जो बड़ा दुश्वारियों का काम था उस वक्त। मुरादाबाद तक जाना साइकिल से ही जाना आने का साधन था, लेकिन इतनी दिक्कतें थीं तालीम के मामले में कि हम लोग सुबह से जाने के बाद शाम तक घर वापस होते थे। तो वो उन दिक्कतों में ही हमने तालीम हासिल की, और अंसार इंटर कॉलेज से, उस वक्त हायर सेकेंडरी था अंसार भी, हमने हाई स्कूल पास किया। लेकिन देखा ये कि भाई पूरे गांव में हम 2 लोग थे, एक मेरा और कंपेनियन थे साथी। पूरे गांव में कोई तालीम का शौक नहीं था, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम जनाब इमामुद्दीन साहब गांव के प्रधान रहे थे। हमारे परिवार में प्रधानी एक अरसे से चली आ रही थी। उन्हें बहुत ये लगन थी कि किसी सूरत से मेरे बच्चे पढ़े। तो हमारे छोटे भाई बहन तो जो मुझसे छोटे थे, वो तो अपने दीनी तालीम में उनको पाया था, लेकिन मेरे ही तरफ कोशिश वालिद साहब की यही थी कि हमें आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। तो अंसार से हायर सेकेंडरी करने के बाद मुरादाबाद GIC इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद में एडमिशन हुआ। उस जमाने के 2 कॉलेज मशहूर थे मुरादाबाद में, पार्कर इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जहाँ की तालीम के बारे में लोगों में बहुत एक जागरूकता थी कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो जिन दुश्वारियों का सामना हमने इंटर तक किया, साइकिल से, ट्रेन से, बस से, दिल में ये शौक उसी वक्त से पैदा हुआ कि क्यों ना कुंदरकी में भी कुछ ना कुछ तालीमी इदारे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त ऐसे संसाधन, ऐसे वसाइल नहीं थे हमारे पास। उसी दौरान
71 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया अच्छा जी। और हमारा इंटर हो चुका था, केजी कॉलेज मुरादाबाद में बीए में एडमिशन ले लिया था। बहरहाल वालिद साहब की इंतकाल के बाद हमने जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया और वहीं से LLB, केजी के कॉलेज से ही LLB की जी। लेकिन वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद हमारे कुंदरकी में एक रिटायर्ड मास्टर थे नज़ीर साहब, वो रिटायर होकर आए मेरे पास, बोले भाई यहाँ तालीम नहीं है, कुछ तुम्हारे पास अगर संसाधन हो तो यहाँ तालीमी कोई इदारा कायम करो, मैं उसमें मदद कर दूँगा। तो ये किस संसाधन की बात हो रही थी? ये संसाधन जगह और थोड़े 2 कमरे, ये उनकी ख्वाहिश थी उस वक्त। तो हमारे पास थोड़ी जगह थी कुंदरकी में, हमने जगह ले रखी थी। अब चूंकि गांव हमारा नज़दीक पड़ता है कुंदरकी से, 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमने वहीं उनकी बात मान कर कचहरी पे बैठे थोड़े दिनों, लेकिन वहाँ रास नहीं आया, तालीम की तरफ ही ध्यान रहा। तब हमने 2 कमरे लकड़ी के बल्ले वल्ले डाल के छत बनाकर नज़ीर साहब को उसमें जिम्मेदारी दी। 5वीं क्लास तक हमने जो है किसान एग्रीकल्चर एजुकेशन ग्रामोद्योग संस्था कायम करके और वो स्कूल चालू किया, उसकी मान्यता ली। मतलब पहले एक स्कूल शुरू किया, कौन सी सन? प्राइमरी स्कूल 89 में ये काम आपने इब्तदाई तौर पर कर दिया? जी जी जी। तो वो खुदा का शुक्र रहा कि वहाँ काफ़ी बच्चे आने लगे और बहुत अच्छा हमने माहौल बना लिया वहाँ। रफ्ता रफ्ता हमारा जूनियर हाई स्कूल की मान्यता मिली और एक अच्छा होनहार लड़का नवाब हुसैन सैफी हमें मिल गए, उनको हमने जो है हेडमास्टर की जिम्मेदारियाँ, चूँकि उसमें डिग्री होल्डर चाहिए थे फिर, तो उनको जिम्मेदारियाँ दी हमने और वो हमारा जूनियर हाई स्कूल से फिर हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल गई। आपने बीच में कहा कि किसान के नाम से आपने स्कूल खोला। जी, किसान के नाम से स्कूल खोलने का क्या? उसकी वजह ये थी, वो दौर जो 89 का दौर था, उस दौर में चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में काफ़ी चर्चित थे और बल्कि किसान वर्ष भी मनाया गया था उस बार किसान वर्ष के नाम से वो मशहूर हुआ था। वो किसानों के मसीहा के तौर पर, किसानों के मसीहा के तौर पर चौधरी चरण सिंह जी का नाम चला था। तो उसी तर्ज पर हमने किसान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से उसकी मान्यता ली, जो बाद में किसान पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ। खुदा का शुक्र है आज। उसके बाद फिर CBSE की लाइन डाली हमने, ITM एकेडमी इंग्लिश मीडियम बनाई। उधर डिग्री कॉलेज हमारे पास संसाधन जुटते गए और हमने डिग्री कॉलेज की तरफ भी अपना जहन, चुके यहाँ आसपास डिग्री कॉलेजों का तो कोई था ही नहीं मामला, और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए तालीम के लिए बहुत दिक्कत थी। मुरादाबाद तक कोई बच्चे इंटर तो पास करने लगे, लेकिन डिग्री कॉलेज की तरफ कोई रुझान बच्चों का, ख़ास तौर से लड़कियों का नहीं था। तो लड़कियां हाई स्कूल करके घर बैठ जाती थी, हाँ, इंटर तक भी नहीं पहुंच पाती थी, ये हालात थे। तो वो ख़ास तौर से जहन में रखा कि बच्चियों की, लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब बच्ची लड़की पढ़ जाती है तो वो कई परिवारों को, एक परिवार अपने छोटे भाई बहनों में भी वो तालीम की रोशनी पैदा करती है, और वो जिस परिवार में जाती है वहाँ भी वो फिर तालीम की तरफ रुझान पैदा करती है। इस सोच से हमने फिर डिग्री कॉलेज में जोर आजमाइश की। तो वहाँ जब हमने वो फाइल किसान डिग्री कॉलेज के नाम से हमने रॉयल कैनियन यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई किया, तो वहाँ हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा किसान पब्लिक इंटर कॉलेज काफ़ी मशहूर है इलाके में, डिग्री कॉलेज किसी अपने बुजुर्ग के नाम पर रखो। तो हमने दोबारा आकर वो सारी ज़मीनें फिर इमामुद्दीन तुर्की मेमोरियल डिग्री कॉलेज के नाम कराई, दोबारा बैनामे कराए, और वहीं से हमने फिर शुरुआत ITM डिग्री कॉलेज की। तो इस तरह हमारा ये तालीमी सफ़र आज खुदा का शुक्र है कि हमारे उस कैंपस में
शूटिंग रेंज भी है। अच्छा। बच्चे फायरिंग करना और शूटिंग निशानेबाजी सीखते हैं। और हमारे स्कूल में मैं समझता हूँ हमारे कुंदरकी ब्लॉक के स्कूल में एनसीसी का भी एक बहुत अच्छी टीम हमें मान्यता मिल चुकी है एनसीसी की। तो वो टीम भी हमारे यहाँ एनसीसी के बच्चे भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। और तालीम के मामले में और रिजल्ट के मामले में खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा हमारा माहौल है। मैं तो इस तरह से कहूँगा कि अपनी कोशिश से उजालों का हुनर देते हैं हम, हर अंधेरी रात को नूरे सहर देते हैं हम, और इल्म और सेहत के चिरागों को जलाने के लिए खून दिल देते हैं हम, खून जिगर देते हैं। क्या बात है, ये शेर बिल्कुल माकूल है और इस बात को साबित करता है कि खून जिगर ही आपने दिया हुआ। लेकिन बड़ी आसानी से आपने ये बात कह दी। ये बताएं मुझे आप शरीफुद्दीन साहब, ये जो खून जिगर देने वाली बात है, इसमें कुछ खून जिगर दिया भी है या इतनी ही आसानी से हो गया ये सब, जितनी आसानी से कह दिया आपने कि हमने इब्तदा की, एक इंटर कॉलेज बनाया, फिर एक डिग्री कॉलेज बनाया और उसके बाद ITM हो गया। इसमें ये खून जिगर कैसे कैसे दिया, थोड़ा सा कुछ बताएं लोगों को। अपने कितना मुश्किल था ये सफर? अपनी खेती से, माशाल्लाह गांव में खेती थी, उस खेती से जो भी आमदनी होती थी हमने उसको आमदनी को तालीम में ही सर्फ किया। अच्छा। हाँ, और ज्यादा इधर उधर न सोचकर तालीम में हमने सर्फ किया। हालांकि बड़ी दिक्कतें तो बहुत आती थी और आई, लेकिन उन सबको उबूर करके लगन से हमारे बच्चे भी फिर होशियार होने लगे। बच्चों में भी तालीम की तरफ रुझान था, उनका भी फिर सहयोग मिलने लगा। हमारे माशाल्लाह तीनों बेटे आज LLB हैं और कारोबार में भी अब काफ़ी निपुण हैं अपने अपने काम पे। आरिफ पाशा साहब ख़ास तौर से कॉलेजों को देखते हैं, अफरोज सबसे छोटे बेटे पेट्रोल पंप को देखते हैं, और बड़े बेटे आसिफ साहब तालीम से लेकर प्रॉपर्टी वगैरह, खेती वगैरह सब उनके जिम्मे है। 3 बेटे हैं आप? 3 बेटे हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कारोबार किया तो मैंने सबसे पहले। बेटी आपने कितना पढ़ाई? बेटी है? हाँ, बेटी मेरी 2 बेटी हैं। रेशमा परवीन वो भी MA किए हैं, और शहनाज परवीन वो उसने भी ग्रेजुएशन किया, बेटी ने भी। जी। कौन से सन में ये सब हुआ होगा बच्चों का तो इधर 2000 के बाद ही जी शादी हुई है। हाँ, शादियाँ हुई। अच्छा बाबू शरफुद्दीन पाशा साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जी अभी तक लगभग मेरे ख्याल से एक तो स्कूल बता दिया आपने, प्राइमरी चल रहा जी, फिर एक इंटर कॉलेज चल रहा और एक डिग्री कॉलेज चल रहा, शूटिंग रेंज वगैरह, इसमें सब में कितने बच्चे होंगे फिलहाल ये हमारे? अंदाजा? हाँ, तकरीबन 2700-2800 बच्चे रहते हैं पूरे कैंपस। 2700-2800 बच्चे हैं? जी जी, कैंपस। बड़ी बात। जी जी। तो आपके आने से बहुत बदला है ये इलाका, और जो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ घर में ग्रेजुएट बच्ची है आज की तारीख में, खास तौर से लड़कियों में बहुत बड़ा काम, अच्छा क्रेज हुआ है। और एक चीज मुझे जो खास तौर से इबरतनाक मिली जी, तो मैंने एक देखा था ग्रामीण क्षेत्र में, जनपद अमरोहा में एक गांव है पलोला, वहाँ भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने अपने बचपन में देखा था। उस स्कूल की वजह से लड़कियां उस क्षेत्र में बहुत पढ़ी, वो भी एक मेरे लिए वो था, नज़ीर था। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा आपको, शुरुआत में जब आपने ये काम किया होगा तो लोगों ने कहा था कि क्या दीवाने हुए हो पाशा साहब, हाँ, से बर्बाद हो जाएंगे? लोग एतराज करते थे कि क्या करेंगे, तो ये काम इनका घाटे का सौदा कर रहे हो, यहाँ पे कौन अपनी बच्चियों को पढ़ाएगा? जी जी, ऐसा कुछ सवाल आते थे क्या सामने? हाँ, काफी सवाल आते थे कि बच्चियां कैसे यहाँ, लेकिन फिर भी समाज जागरूक होता चला गया और आसपास के देहात की जैतपुर, चफाजलपुर, काजीपुरा, कुलवाड़ा, बीकनपुर और यहाँ ढकिया, सीलपुर, यहाँ की सब बच्चियां आने लगी। और हद तो ये है कि मेरे किसान पब्लिक इंटर कॉलेज में तो डींगनपुर, रसूलपुर और यूसुफपुर, नंगलिया, रतनपुर कलां और वहाँ जो पागबड़े के पास के गांव थे वहाँ तक के बच्चे बसों से कुंदरकी आने लगे थे। अच्छा, ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ आपसे जी। कितना लंबा सफर है ये, मतलब अब तक कितने साल हो गए इस एजुकेशन यूनिट को चलाते हुए? ये हमको 34वां साल है।
34 साल से आप लगातार एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। जी जी। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआती दौर में आने से हिचकिचाते होंगे? आपने कुछ कंपेन किया होगा, लोगों को बताया होगा, बच्चों को पढ़ाओ। गांव-गांव जाते थे, लोगों को, गार्जियंस को समझाते थे कि देखो इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, इल्म की दौलत ऐसी है कि इसके बिना तरक्की नहीं की जा सकती। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही था कि तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे चीन का सफ़र करना पड़े। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने पूरा जोर यही दिया कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो ये चीज़ें आज ये दिखाई दे रही हैं कि जो लोग तालीम में आगे बढ़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, शिक्षा का काफ़ी प्रचार बढ़ा है। अब तो आज की तारीख में कुंदरकी क्षेत्र में दर्जनों इंटर कॉलेज हैं और उनमें सब में बच्चे हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था कि दूर दूर तक कहीं सहारा नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता, मतलब जहाँ जाओ एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, तालीम के नाम पर। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे पता चला है कि अभी तक आपका परिवार संयुक्त रूप से रहता है, आपके बच्चे, बेटे, या आप सब एक ही घर में, एक ही परिवार में रहते हैं। ये आज के दौर में थोड़ा मुश्किल। मेरे फादर का इंतकाल हुआ 52 साल हो गए। सन 1971 में हमारे फादर का इंतकाल हुआ था। उस वक्त से आज तक पूरे इलाके में अभी तक लोग ये नहीं समझ पाते थे कि हम 3 भाई भी हैं। 2 भाई मेरे और एक का भी इंतकाल हुआ 6 महीने पहले, लेकिन ये नहीं समझ पाते थे लोग कि इनका कारोबार अलग है या साझे में है। भाइयों की भी फैमिली भी, जॉइंट फैमिली आज तक इस तरह से बरकरार है। मैंने किसान के नाम से ही उस जमाने में 92 में भट्टा भी चालू किया था किसान के नाम से, किसान ब्रेक वर्क्स। तो उस पर भी एक भाई को उस पर बैठा दिया। तो इस तरह से हम लोग उधर से भी जो आमदनी हुई वो तालीम पे हमने खर्च की। जिधर से भी जो जराए हमें मिले, इत्तफाक ये है कि हमारे मामू अब्दुल रब नसीम कादरी एक तालीम याफ्ता, ब्रिटिश पीरियड के तालीम याफ्ता थे और वो बहुत अच्छे, उनकी ख़ास तौर से इल्म उर्दू में बहुत अच्छे माहिर थे। शायर इस्लाम के नाम से जाने जाते थे, शायर करबला। अच्छा, हाँ, उनसे भी हमको भी, मुझे भी काफ़ी तालीम के बारे में, शायरी के बारे में। उनका कोई शेर हो तो सुना है? हाँ, उन्होंने रामपुर में एक मुशायरे में पढ़ा था कि नसीम हमने संवारे हैं के सुए उर्दू, क्या बात, हम हैं फख्र के शहर जिगर में रहते हैं। हाँ बात। रामपुर मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा था, भारी हो, वजनदार शेर। जी, क्या शहर जिगर की बात हो, शहर जिगर, शहर जिगर, हमें है फख्र के शहर जिगर में रहते हैं। उनका नाम से उन्होंने भी तालीम के मामले में, इस कॉलेज के मामले में, चूँकि वही सदर थे हमारी सोसाइटी के ज़माने में, और काफ़ी वक्त देते थे। वो स्कूल में भी काफ़ी वक्त देते थे। इस तरह से हमने ये तालीमी सफ़र यहाँ तक पार किया। एक ख्वाहिश जो मेरे दिल में बनी हुई थी, जिसकी मुझे अब कुछ कम उम्मीदें पड़ रही हैं, मेरी सेहत के हिसाब से मुझे इस वक्त काफ़ी दिक्कतें हैं, कि मेरा इरादा इस क्षेत्र में एक BUMS कॉलेज बनाने का रहा था। अच्छा, बीच में एक सवाल मैं आपसे और पूछे ले रहा हूँ कि एक शिक्षाविद के तौर पर तो आप स्थापित हैं ही, और एजुकेशन एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा भी क्षेत्र में आपकी और अलग अलग पहचानें। आपको लोग सोशल वर्क कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं, और दान पुण्य में भी आपका नाम आता है। कोविड के दौरान भी आपने जो आपके कॉम्प्लेक्स में जो कुछ दुकानें हैं, जिसमें किराए माफी की बात हम लोग लगातार सुने हैं, मैंने जब पढ़ा है आपके बारे में, आपको यहाँ बुलाने से पहले थोड़ी स्टडी की है, तो उसमें ये सब बातों का जिक्र मैंने देखा। और मैंने एक मर्तबा ये भी सुना है कि आपको पर्यावरणविद के तौर पर भी कई बार पुरस्कृत किया गया है। ये इस बातों पे थोड़ा सा और नजर डालें, क्या है ये सब मामला? जब हमने तालीमी सफ़र शुरू किया, उसी वक्त से मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक़ रहा, और मैंने अपने मतलब कैंपस में पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, और उसके साथ साथ कॉलेज में तमाम ग्रीनरी, मेरे कॉलेज में पूरे कैंपस में पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। बल्कि मैं कहूँ, उसके बाद हमारा कुंदरकी में नया थाना बना था, तो उस वक्त के एसओ साहब ने हमसे कहा कि भाई हमारे यहाँ भी पेड़ लगाओ। तो मैंने थाना कुंदरकी में
तमाम पेड़, बहुत अच्छे अच्छे पेड़, बोतल पाम, फाइकस और तरह तरह के पेड़, मटका पाम, ये पेड़ पौधे वहाँ लगाए। फिर बिलारी में भी हमारे तहसीलदार साहब ने हमसे कहा कि भाई हमारी कुछ जगह बीच में खाली पड़ी है तहसील कैंपस में और बड़ा उजाड़ रहती है यहाँ, तो वो हमने सयाली नर्सरी से कई गाड़ी पौधे मंगाकर तहसील के इस बीच प्रांगण में पौधे लगाए। उनको भी तहसीलदार साहब को, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने शौक था पौधों का और अपने सारे कर्मचारी लगवा के उन पौधों की देख रेख किया। जो माशाल्लाह तहसील के बीच प्रांगण में बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं वो मेरे द्वारा लगाए गए थे। इसमें कोई अवार्ड भी मिला था? हाँ, जनाब श्रीमान अमित घोष साहब डीएम थे उस वक्त, उन्होंने पर्यावरण के संबंध में मुझे पर्यावरण विद के हिसाब से अवार्ड दिया था। एक बात और बता दूं मैं अपने दर्शकों को, जो बात शायद बाबू शरीफुद्दीन पाशा साहब अपनी जबान से ना कह पाए, बड़ी बात अक्सर, इस तरह की बात अक्सर बड़े लोग नहीं कहते। मुझे जानकारी मिली है कि एक ऐसी सोसाइटी उन्होंने बनाई थी जिसमें लोगों को प्लॉटिंग की थी और वहां पर तकरीबन 20 परिवार ऐसे हैं जिनको घर बना के दिए हैं, मकान बना के दिए हैं। मैं सही हूँ साहब? जी जी। और तकरीबन 10 से 15 लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्लैट, माफ कीजिएगा, प्लॉट जो है वो मुफ्त में दिए। तो ऐसा भी आपने क्या, ये बात कहाँ तक ठीक है ये? हाँ, हमने कुंदरकी में काफ़ी, जिस दौर में मैं कुंदरकी आया था काफ़ी पिछड़ी थी, हमने कॉलोनी बनाई कुंदरकी में, करबला कॉलोनी। अच्छा। वो एरिया अनडेवलप्ड एरिया था और रात को उधर जाना भी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमने, मेरे साथी भी 2-3 लोग मेरे साथ लगे, हमारे दोस्त कुछ कुंदरकी के ही साथी, तो हमने वो कॉलोनी बनाई। उसमें 20 मकान, सबसे पहले हमने मकान बनाकर उन लोगों को जिनके पास कहीं छत नहीं थी इलाके में, बहुत गरीब परिवारों को, वो 20 मकान बना कर दिए। बड़ा काम है, कौन करता है आज? और 16 प्लॉट बिना बने हुए, हमारे एक साइड में 16 प्लॉट थे, वो बिना बने हुए 50-50, आज के वो 60-60 गज हैं कि प्लॉट हमने दिए वो, और वो लोग सब चैन से, कुछ बेच कर चले गए अपने, जिनको ज्यादा बच्चे हो गए वो उसमें गुजर रहे करना होगा, और बाकी लोग रह रहे हैं और बेशकीमती वो जगहें हो गई। और ऐसा भी हुआ, कुछ लोगों को हमने 50-50 रुपए महीना के किस्तों पर भी प्लाट दिए। अच्छा। वो भी आज की तारीख में लाखों रुपए के प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। जो लोग हमारे साथ लगे, खुदा का शुक्र रहा, ऊपर वाले का एक ऐसा मेरे ऊपर रहम व करम रहा कि जो लोग मेरे साथ में काम करने वाले थे, उनको भी खुदा ने करोड़ों से नवाजा। क्या बात। ये एक, मतलब एक नजर इनायत रही मेरे रब की, और आपके ऊपर भी सब चीजें बनी रही। अच्छा, आपने काफी लंबा सफर तय किया है एजुकेशन के मामले में, सोशल सर्विसेज, सोशल वर्क के मामले में। अब ऐसा क्या बाकी है जो होना चाहिए, जो आप करना चाहते हो? वैसे तो BUMS कॉलेज की तो बात आपने कह दी, वो आप बच्चों के लिए जरूर वो चीजें, मुझे यकीन है कि बच्चे आप इस मामले को जरूर मुकम्मल करेंगे, बनाएंगे। और क्या है ऐसा जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आप करना चाहेंगे अगर सेहत? अब ये तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, मैंने अभी भी पीछे भी जहाँ जहाँ भी आबादियाँ की, हम लोगों ने कॉलोनी बनाई, वहाँ मस्जिद कायम की। अच्छा। मस्जिद हजरत अली के नाम से अली किला मस्जिद कायम की, मस्जिद सिद्दीक अकबर आगोड़ा बस अड्डे के पास मस्जिद सिद्दीक अकबर कायम की, मस्जिद उस्मान गनी के नाम से चौराहे के पास मस्जिद बनाई, मस्जिद फारूक आजम के नाम से भी जगह मौजूद है, साहबियों के नाम से हमने, और मस्जिद बिलाल पेट्रोल पंप के पास हमने बनाई। इन मस्जिदों का भी एक जरिया अल्लाह ने हमारा किया। इसके साथ साथ हमने अंबेडकर पार्कों में भी काम किया। हरियाणा अंबेडकर पार्क, हम लोगों ने अंबेडकरवादी हमारे संपर्क में रहे, कुछ ना कुछ हम लोग उस और भी हमारा जहन रहा, तो अंबेडकर पार्क हरियाणा का लिंटर में पूरा सहयोग दिया। गाजीपुर में भी हमने काम किया, और भी कई जगह, मोहनपुर वगैरह। तो ये सोशल वर्क हमारा उधर, जब ये लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, मैं ऐसी जगह, मेरे बच्चे, हमारा परिवार ऐसी जगह था कि वहाँ से सैकड़ों मजदूर पैदल
और बड़ी मुश्किलों से सफ़र कर रहे थे कोरोना काल में, तो हम लोग उनको अपने भट्टे पर पानी पिलाना, शरबत पिलाना और उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि थक हार गए हो तो चलो कॉलेज में एक रात गुजरा दो। इस तरह से हमने रातों को सुला कर वहाँ खाना वाना खिलाकर अपनी रसोई चालू की स्कूल में, कॉलेज में। और जो आसपास के बहुत ज़रूरतमंद लोग थे उनको राशन की व्यवस्था भी कराई। हमारे कई साथी लोगों ने भी उसमें मदद की। तो ये इस तरह के सोशल वर्क मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि भाई समाज में दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कर रो गए। क्या बात। इसलिए खिदमत खल्क जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दौलत कुदरत देती है तो उसको सर्फ करो अवामी खिदमत बिना किसी भेदभाव के। आज मैं सालाना बिलारी अंबेडकर पार्क में कंबल वितरण का प्रोग्राम करता हूँ हर साल अपने जन्मदिन पर। तो उसमें अंबेडकर पार्क में हर तबके फ़िक्र की महिलाओं को, ख़ासतौर से विधवाओं को कंबल वितरण करता हूँ। जिन हादसा से हम बहुत नीचे के तबके से हम लोग चले हैं, हमने खेती के काम, धान लगाना, खाद डालना, वो सब काम किए, लेकिन वहाँ से चलने के बाद दिक्कतें भी बहुत आई हैं। और उन्हें सब मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि जो हादसात के सांचों में रह के ढलते हैं उन्हीं के सीनों में कुछ इनकलाब पलते हैं। और चिराग इल्म का बस एक जला कर देखो तो उस एक चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हाजी बाबू शरीफुद्दीन पाशा साहब। और मुझे यकीन है कि लोग जानेंगे, आपको समझेंगे और आपकी इस पूरी कहानी से, एक सच्ची रुदात से जरूर सबक लेंगे और यकीनन कुछ कर गुजरने की कसम आज ही खाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और ये बात जमाने तक फैलाइएगा कि कैसे इल्म का चिराग अगर कोई जलाना चाहे या कोई मुश्किल काम वो करना चाहे तो उस मुश्किलों में मुश्किलात तो बहुत आती है, लेकिन आसानी से वो काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।